तो मोदी 3.0 की हर एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, सबसे विश्वसनीय अपडेट्स आपको भारत एक्सप्रेस ही देगा। लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो भी जान लीजिए। मोदी कैबिनेट पर एक बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर कैबिनेट में नहीं है इस बार। पुरुषोत्तम रुपाला और अजय भट्ट को भी इस बार जगह नहीं मिली है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जब तक उनकी साइन की हुई चिट्ठी ना देख लें तब तक ना माने। लेकिन हम आपको ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस जगह की जहां थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि देखिए, कितने मंत्री शपथ लेते हैं नहीं लेते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में, कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। इंतजार इस बात का है कि उनके साथ और कौन कौन से चेहरे, जैसे आप एस जयशंकर साहब को देख रहे हैं, दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं और बड़ा अच्छा उनका कार्यकाल ये रहा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जीतन राम मांझी को भी आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से वित्त मंत्रालय, ये सब वो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और संख्या क्या कुछ रहेगी ये तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मंच पर कुर्सियां आप देख लीजिए, काफी सारी कुर्सियां हैं, कम से कम 30 कुर्सियां तो ये होंगी प्रवीण जी। नहीं, ये देखिए, इसमें एनडीए के जितने सहयोगी दल होंगे और जो महत्वपूर्ण नेता होंगे वो सभी लोग यहाँ पर आपको बैठे दिखाई देंगे। और बहुत मुमकिन है कि यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जाए, जैसे अब ये तो माना ही जा रहा है कि जीतन राम मांझी हैं तो वो हम की तरफ से वो सामने आएंगे। एस जयशंकर साहब हैं, इनको लेकर मन में बड़ा प्रश्न रहेगा क्योंकि इनका ये हालांकि चुनावी राजनीति के उस तरह के ये ब्यूरोक्रेट रहे, बहुत अच्छा काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जो भारत की साख देखते हैं उसमें इनका अनुभव बड़ा काम आया है। तो ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में रखना बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन देखना होगा अभी थोड़ी देर में। आपने जैसे जानकारी दी है, अनुराग ठाकुर के विषय में आपने जानकारी दी है, अन्य लोगों के विषय में जानकारी दी है, पुरुषोत्तम रुपाला हैं, अजय भट्ट हैं। तो अनुराग ठाकुर का रिएक्शन भी आया, एक बार सुन लेते हैं जरा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके तीसरे कार्यकाल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उनके जो सभी माननीय मंत्री बने हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और शानदार काम वो करें, अगले 5 वर्षों में देश को आगे बढ़ाएं। जहां तक मोदी मंत्रिमंडल का और आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें आज मन की बात से जुड़े हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर विकसित भारत अभियान को चलाने वाले सभी वो महानुभाव हैं। यहाँ पर नमो ऐप पर जुड़ने वाले वो महानुभाव हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेने आए हैं। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, अपना काम किया है, और इनकी पहचान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में कभी उल्लेख किया, कभी विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में। तो मुझे लगता है इनके लिए भी बहुत हर्ष का पल है कि ये लोग भी आज मोदी जी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में जुड़े हैं। और मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे निवास स्थान पर आए हैं। हम यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और वहां पर शामिल होंगे। अब आईबी मिनिस्टर जैसा महत्वपूर्ण पद इन्होंने संभाला है। अब ये बड़ा देखना होगा कि कौन आने वाले दिनों में ये महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालता है। और साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि अलग अलग मंत्रालयों में कुछ शफलिंग होती है। कुछ बड़े चेहरे, जिन महत्वपूर्ण मंत्रालयों की बात करें, वो जस के तस बरकरार रहते हैं। कुछ बड़े चेहरे जो चुनकर आए हैं उनमें से कितनों को मौका मिलता है, और फिर बड़े मंत्रालय जो सहयोगी दल चाहते हैं उनको कौन से मंत्रालय फिर दिए जाएंगे। इस सब के बीच में आपने अभी अनुराग ठाकुर को सुना। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि जब शपथ ले लेंगे तब मैं मानूंगा। दरअसल सीएम मोहन यादव से मीडिया ने पूछा कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, आप पीएम मोदी को जानते नहीं, मैं जानता हूं, जब शपथ ले लेंगे तभी मानूंगा। मेरे को तो कुछ कहना नहीं, लेकिन आप मोदी जी को जानते नहीं हो, मैं तो जानता हूँ। जो शपथ ले ले तब मैं मानूं। अच्छा, डॉक्टर मोहन यादव जो हैं ये भी बड़ा दिलचस्प किरदार हैं। उज्जैन से आते हैं और अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एक तरीके से मध्य प्रदेश का आप इनको कह सकते हैं। हालांकि राजनीति में बहुत पुराने हैं। अब इन्होंने जो कहा वो बड़े समझने जैसा है। मैंने इतने मौके, इतने दफ़े जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, किसी का नाम अगर आ गया
किसी ने बहुत ज्यादा चर्चा कर दिया, किसी ने खुद कह दिया, तो मामला गड़बड़ा जाता है, ये माना जाता है इसका तो पत्ता कट जाएगा। तो ऐसे में अब बड़े सतर्कता बरती जाती है इस मामले को लेकर। और जब डॉक्टर मोहन यादव से पूछा गया, हाँ ये बात सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अब दो बड़े चेहरे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रहलाद पटेल और बाकी अन्य चेहरे भी हैं जो कि पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, इनको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश से अब उतनी बड़ी तादाद मंत्रियों की देखने को नहीं मिलेगी जैसी पिछली बार कैबिनेट में देखने को मिली थी। हाँ ये भी बात सही है कि गुजरात से आपको और मध्य प्रदेश से आपको अच्छी खासी तादाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो राज्य हैं जिन्होंने किसी तरीके से स्थिति को बचाए रखा है। ये जो 240 का आंकड़ा आपको दिख रहा है, इसमें मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहा है। 29 की 29 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दे दी, तो यहाँ का स्टेक बढ़ जाता है। और चुनावों में कई एक्सपेरिमेंट भी भारतीय जनता पार्टी ने किए। मंत्रियों को, हैवीवेट मंत्रियों को विधानसभा चुनावों में उतार दिया। आपने प्रहलाद पटेल का जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर, हैवीवेट मंत्रालय उनके पास था, कृषि मंत्रालय, और उनको भी चुनावों में लगा दिया गया। ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। विश्लेषण का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन यहां पर जो समर्थक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हीराबा की तस्वीर साथ लेकर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं आपको याद होगा प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में वो काफी इमोशनल भी हो गए थे जब उनसे उनकी मां के बारे में पूछा गया, हीराबा के बारे में पूछा गया। सवाल यही था कि अब तक आप जितने चुनावों में रहे, आपकी मां से आप आशीर्वाद लेने पहुंचते थे, और हर कोई इस तस्वीर का इंतजार भी करता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए, अब हीराबा के पास पहुंचेंगे। हीराबा का 100वां जन्मदिन अब से कुछ वक्त पहले उन्होंने चलिए तस्वीरें जारी हैं और रत्नाकर जी भी हमारे साथ बने हुए, कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर अंशु जोशी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ में अन्य राजनीतिक दलों के तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन रत्नाकर जी काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने शिकायत भी की थी कि मुझे बड़ा कम बोलने का मौका मिला है। तो रत्नाकर जी, ये एक प्रश्न आपके सामने भी कि अनुराग ठाकुर, हालांकि जब बड़े बड़े नेता नहीं कह रहे हैं, हमने देखा डॉक्टर मोहन यादव भी इस बात से परहेज कर गए, लेकिन फिर भी इस बार बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया। वैसा नहीं है कि आपका जो मन आया फिर जिसको देना है, जो देना है वो दे दिया जाएगा। इस बार थोड़ा सोच समझ कर, ये एक मजबूरी भी है, गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है हालांकि देखा जाए, लेकिन ये पिछले 2 बार के मंत्रिमंडल के चुनाव से बहुत डिफरेंट है ये वाला समय। देखिए, अभी तो जो बाकी लोग हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी आने वाले कुछ महीनों में होगा तो उनको भी हो सकता है कि समाहित किया जाए, तो अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी किसी को कहना कि अगले मंत्रिमंडल में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस तरह के सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं जब तक कि पूरा जो है लिस्ट ना आ जाए। और रही बात गठबंधन के लोगों की और घटक दल के लोगों की, तो निश्चित रूप से यह ध्यान दिया गया है कि जो हमारे घटक दल है उन घटक दलों की सहभागिता जो है निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए इस सरकार में, और उनको उसके हिसाब से जिम्मेदारी दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जो समिति बनी है उस समिति ने किया है। एनडीए का जो गठबंधन का समिति है उस समिति ने किया है। और सारे लोग, देखिए आज मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे जो भी एनडीए के हमारे घटक दल हैं वो, उनके अंदर एक बहुत कॉमन फैक्टर है सबके अंदर। वो कॉमन फैक्टर वो है, ये है कि ये सारे लोग ये चाहते हैं कि देश जो है वो आगे बढ़े, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना से सारे लोग जो है एकत्रित हुए हैं। और सबके अंदर यही है कि तीसरे कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है दूसरे कार्यकालों से और बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे कि जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में एक विकसित भारत की संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार किया जा सके। और हमारे सामने और चुनौतियां हैं, हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं 11वें नंबर से, और 5वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिसको इस कार्यकाल में जरूर से पूरा किया जाएगा और देश को और देश की जनता को एक साफ सुथरी, स्वच्छ और विकासशील जो है सरकार दिया जाएगा। आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश को किस तरह से विश्व में नई ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, एक नया स्थान दिया है उन्होंने। तो देश की जनता भी सर्वसम्मति से यह चाहती थी कि तीसरी बार भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने, और वो सपना जो है देश की जनता का साकार होते हुए दिख रहा है। और ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है कि यह कोई नॉन कांग्रेस का पहला व्यक्ति है जो तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। रत्नाकर जी, लगातार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप रख रहे हैं। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, काफी मुस्कुरा रही हैं। पूजा जी, देश की जनता जो चाह रही थी, देश के जनता के दिल में जो था, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई, और बार बार ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस अपनी हार को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। हम हार को सेलिब्रेट कहाँ कर रहे हैं? हमारा मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा था कि लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए और एक
अच्छे लोकतंत्र की पहचान क्या है? एक अच्छा मजबूत विपक्ष, जिसकी कमी थी, जिसकी वजह से तानाशाही चलती रही। आप जो है सांसदों को बाहर निकाल कर तो लो नहीं पास कर पाएंगे। अब अभी आप जो सरकार चलाने जा रहे हैं ना, अपने घटक दलों को जिस तरीके से आपने अपमानित करके ज्वाइन कराया था ना, अब आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा। आपको जो संगठन होता है ना, अलायंस होता है, उसका नियम का पालन करना पड़ेगा। हम इसलिए खुश है, खुश तो सबको होना चाहिए। मुझे लगता है अगर देश जीत रहा है, लोकतंत्र जीत रहा है, तो आपको भी खुश होना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को भी खुश होना चाहिए, और देश के हर नागरिक को खुश होना चाहिए कि लोकतंत्र जीत रहा है। आशा करते हैं कि जिस तरीके से सरकार बना रहे हैं, तो कम से कम सरकार अच्छा पूजा जी, एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। मैं जब भी समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को सुन रहा हूं पिछले कई दिनों से, तो एक, और खास तौर पर जब से नतीजे आए हैं तब से, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आप लोगों की दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, उनके गठबंधन में क्या चल रहा है, उनको कितना मजा, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि उनको परेशानी हो रही है, ये एक अलग सा भाव आ रहा है। जब भी सुनता हूं तो आप लोग बड़े चटकारे लेके, देखो अब देखो कितनी चुनौती आ रही। ये क्या स्थिति है? मतलब ये आपको लगता है ये देखिए जो है, जब देश का प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को भूल जाए और देश का प्रधानमंत्री खुद को अजन्मा कहने लग जाए, तो आप सोचिए कि देश किस तरफ लेके जा रहे हैं, देश को किस तरफ बढ़ा रहे हैं। इसलिए जो है हम खुश होते हैं कि ये घमंड टूटा है। देश की उन्नति में अगर कल को कोई भी रोड़ा आता है देश की उन्नति में, देश के लोगों की प्रगति में, तो जो है वो खत्म होना चाहिए। और जैसे कि ये ईश्वर के नाम पे वोट मांग रहे थे, तो ईश्वर ने इनको पूरी तरीके से बता दिया कि भाई भगवान अरे तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं पूजा जी, ईश्वर ने तो उनको बड़ा मौका दे दिया, रिकॉर्ड बना रहे पंडित नेहरू के बाद। ईश्वर ने तो बड़ा आशीर्वाद दे दिया उनको। तो हम क्या रोक रहे हैं उनको रिकॉर्ड बनाने से? चलिए मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, क्योंकि डॉक्टर अंशु भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। डॉक्टर अंशु, स्वागत है आपका। ये अभी आपने सुना पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही थी, लेकिन शपथ लेने के साथ ही आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा ही रहे हैं और ईश्वर का उनको आशीर्वाद भी मिला है। हाँ, जो चुनौतियां हैं और जिन चीजों पर चटकारे ले रहा है विपक्ष, उसका एक अवसर भी मिला है इस बार। ये स्वस्थ लोकतंत्र जैसा कहा जा रहा है वो दिखाई भी देता है कि अब आपको सबकी सुननी पड़ेगी। अब ये जब सवाल आता है तो क्या पहले नहीं सुनी जाती थी का भी सवाल आ जाता है, थोड़ा समझाएं इसको। देखिए, सुनी तो पहले भी जाती थी। अब बात यह है कि जो दृश्य मैं अपने सामने देख रही हूं उसमें तो ये देख पा रही हूं कि मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं और तीसरी बार अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो बार बार जो ये बात उछल के आ रही है ना कि ईश्वर ने सजा दी या ईश्वर ने घमंड तोड़ा, तो भाई ईश्वर ने तो उनको फिर एक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दी जाए, इस प्रकार की एक उनकी आज्ञा कह लें, इच्छा कह लें, ईश्वर की आशीर्वाद कह लें, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब पिछली बार पूर्ण बहुमत पे भाजपा थी, तब भी एनडीए के घटक दलों को साथ में लेकर के भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई थी, ये हम ना भूलें। तो बार बार जो मैं ये सुनती हूं ना कि घमंड घमंड, तो पिछली बार जब पूर्ण बहुमत था तब भी भाजपा ने अपने घटक दलों का सम्मान किया था, और इस बार मैं कहूंगी कि वो जो सम्मान था ना, वो जो एक उन्होंने एक आपस में जो एक सहयोग बनाया था, उसे अब हम देख पा रहे हैं कि अब उसका फल हम देख पा रहे हैं कि जब इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, तो भी तमाम घटक दलों की ओर से, क्योंकि कितने कयास लगाए गए 4 जून को कि अब जो नीतीश बाबू हैं वो पलटी मार देंगे, टीडीपी से हो सकता है कि भाई, और बड़ा प्रयास भी हुए अलग अलग इंडिया अलायंस के दलों के केसी त्यागी साहब बोल चुके हैं प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया गया था नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया गया था नीतीश कुमार। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कि नीतीश बाबू तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हुए नजर आए, हम सभी को नजर आए, और एक जो आपस में सामंजस्य था वो भी दिखा, और टीडीपी की तरफ से भी इसी प्रकार के स्टेटमेंट्स आए। जबकि चुनावों के एक दिन बाद तक इस प्रकार की के पूरे प्रयास किए गए कि जो ये टीडीपी और
जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं आकर के इंडिया अलायंस का फिर से हाथ थाम ले, लेकिन इस प्रकार से तो होता हुआ हमें नजर नहीं आया। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, पहले सुन रहे हैं। बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? ये आने वाली उनकी माँ है, माँ करेंगे। आज कितना बड़ा दिन मैडम? बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत मैं खुश हूँ। मेरा बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है। चलिए ठीक है। माँ ने कहा कि बहुत बड़ा दिन है। देखिए, चिराग पासवान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की भावनाएं, मेरे बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है। नहीं, वो तो तय भी है ना रोहित। देखिए, अब वो जीतन राम मांझी को जैसे हम देख रहे थे, और क्या पोर्टफोलियो मिलता है चिराग पासवान को, क्या मौका मिलता। 5 सीटों पर लड़े, पांचों की पांचों जीत कर आए। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद था प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर, प्रधानमंत्री कल भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की, उन्होंने सुमित के साथ जो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम वही जो भी कुछ दिया जाएगा वो सर आंखों पर रखेंगे। तो ये कहा जाता है, लेकिन अपेक्षा निश्चित तौर पर रहती है, और इस बार किसी बड़े मंत्रालय में आप चिराग पासवान को देख पाएंगे, तो ये बहुत दिलचस्प रहेगा। देवकी नंदन जी भी अब जुड़ चुके हैं लगातार, आपने टीवी स्क्रीन पर उनको देखा होगा। ये तस्वीरें भी लगातार, मौके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तमाम चेहरे, शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे, निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही होंगी, अश्विनी वैष्णव आपको नजर आ रहे हैं, और ये वो नाम है जो काफी आगे चल रहे हैं कि भैया ये तो इनकी सीट बिल्कुल पक्की है। भरत जी, आज मोदी 3.0 का जिक्र हर तरफ हो रहा है, और लगातार कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, वो कह रही है कि भैया इनसे चलेगी नहीं सरकार। गठबंधन की आदत कहां है, यहां तो वन मैन शो चलता था। मैं देखिए, पहले तो मैं बधाई दे दूं देश के प्रधानमंत्री को, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आशा करता हूं कि देश को सतत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मगर जो हमारे नेता या विपक्ष जो हम सब कह रहे हैं कि ये सरकार चल नहीं पाएगी, तो उसका कारण है क्योंकि ये बैसाखी की सरकार है, और जब बैसाखी की सरकार होती है तो ये आपको पता ही होगा कि कितने दिनों तक चलेगी। अब 2 बैसाखी लेके चल रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, जिसको ये खुद ही कहते हैं कि ये पलटू राम है, तो पलटू राम कितने दिन तक सरकार को चला पाएंगे या सरकार को समर्थन दे पाए, ये तो यही जानते हैं। दूसरे जो है वो टीडीपी के भरत जी, एक तरफ आप लोग उनको प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर देते हैं, दूसरी तरफ आप ही लोगों की तरफ से पलटू राम कहा जाता है, तो ये अपमान हुआ या ये सम्मान हुआ? ये मैं आपको जेडीयू की बात बता रहा हूं, जेडीयू वालों ने कहा, और इसीलिए शायद नाराज होकर नीतीश कुमार ने वहां से कहा था ये जो थोड़ा बहुत जीते हैं ये भी अगली बार नहीं जीत पाएंगे। और भरत जी, आप अपनी बात रखेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि इस बार पलटे कि ना पलटे। देखिए, पहली बात कि आपके पास कोई ऐसा ऑफिशियल वक्तव्य विपक्ष की तरफ से हो कि हमने उन्हें प्रधानमंत्री का ऑफर दिया हो, तो मैं मानता हूं। अगर उनके नेता अगर ये कहते हैं कि उन्होंने ऑफर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी शायद ये समझना चाहिए कि बड़ा मंत्रालय लेने के लिए या बड़ी कुछ कुर्सी लेने के लिए ये दबाव की राजनीति वो कर सकते हैं उनके नेता की भाई कांग्रेस पार्टी या जो है इंडिया गठबंधन हमें तो प्रधानमंत्री बना रहा है, आप हमें इतना ही क्यों दे रहे हैं, तो हम क्या करें, अभी चल दे वहां पे, हम फिर से पलट जाए क्या? आप भरत जी थोड़ा सा जब भी अगली बात बोलते हैं तो आप जब भी अगली बात बोलते हैं, आपने कहा अपनी बात पूरी करें, लेकिन आप अपनी पिछली बात भूल गए और अगली बात में आप कुछ और बोल गए। पिछली बात में आप कहते हैं, सुनिए तो सही भरत जी, बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे जवाब देंगे आप? प्रश्न तो सुन लीजिए मेरा। आपने पहले कहा बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, दूसरी तरफ अब आप जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं उनकी एक आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि इनको बड़ा पद चाहिए होगा, इसलिए दबाव कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं किए। तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने दम पर बन जाएंगे या टीडीपी और नीतीश कुमार अलग होकर बन जाएंगे जब तक आप साथ नहीं देंगे उनका? दोनों बातों का आपका जवाब देता हूं, दोनों सवालों का। देखिए, पहली बार जब मैंने ये कहा कि दोनों बैसाखी पे चलते हैं, तो ये तो पूरा देश जानता है, ये तो मैं कह नहीं रहा हूं। जिसके साथ इन्होंने गठबंधन, जिसको सहारा देके आज सरकार चलाने जा रहे हैं, उनके नेता खुद ही कहते थे, पूरा बिहार कहता है, पूरा देश कहता है कि पलटू चाचा पलटू चाचा पलटू चाचा। ये आप हम पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? पहले तो पलटू चाचा से आप देख लीजिए। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार जी ने ये स्वयं कहा कि हमें जो है इंडिया ने या इंडिया गठबंधन के साथियों ने प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया है? ऐसा तो नहीं है ना, ये एक दबाव तंत्र है, और दबाव इंडिया अलायंस क्या पलटू चाचा ही मानता है? ये इसको औपचारिक नहीं तो बाद में आप कहेंगे हमारा कोई स्टेटमेंट दिखाइए जब हमने पलटू चाचा कहा हो नीतीश कुमार को। ये देखिए, पलटू चाचा तो पूरे देश में आप लोग मानते हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए आप पलटू चाचा की उपाधि दे रहे हैं नीतीश कुमार को, इसको स्वीकार करिए, राष्ट्रीय टेलीविजन पर हैं आप।
जब भाजपा, अच्छा ये भाजपा जब खुद दे चुकी है तो आप, अरे अब आप फिर वही बात आप बोलकर फिर आप स्वीकार नहीं, आप मानते हैं, आप मानते हैं भाई जो एक बार पलटी नहीं, 2 बार पलटी नहीं, 3 तो मानते हैं ना, मतलब आप पलटू चाचा कह रहे हैं नीतीश कुमार को। पहली बात ये इंडिया अलायंस के कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी, एक कांग्रेस के बड़े नेता भरत सिंह जी का ये बयान है कि पलटू चाचा हैं नीतीश कुमार, ताकि आगे याद रहे ना, आगे कभी आप लोगों का कोई कॉम्बिनेशन बने तो हमारे काम आएगी आपकी भाई। अरे भाई ये तो याद, ये मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये याद तो भाजपा के लोग भी बैठे हैं, साथी बैठे हैं, तो उनको भी याद होगा। अब उसी वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। आपने एक औपचारिक बयान की मांग की, आपने कहा बताइए कभी किसी ने कहा हो, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि फिर बाद में आप इस बात को भी बोलेंगे कि आपको जितने बयान चाहिए, मैं आपको भाजपा अब क्या बयानों में जाना भरत जी। देखिए आरजेडी के साथ गए तो बीजेपी के खिलाफ बोले, बीजेपी के साथ रहे तो आरजेडी के, ये सब चलता है राजनीति में। इसको कहा, इस पर बैसाखी बोल देना, हम सरकार की मजबूती पर बात कर रहे थे। खैर चलिए, ये मोनोलॉग बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आप बात करते रहे। तो रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। रत्नाकर जी, ये बात सही है कि बार बार अब विपक्ष का आने वाले 5 साल तक, मैंने पहले भी आपसे बात कही लेकिन इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, कि बार बार ये कहना आप अपने दम पर नहीं आए, 240 पर आए, आप कैसे इस मैंडेट को देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति, उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनके जो जिस तरीके से उन्होंने तेज डिसीजंस लिए, जिस तरीके से उन्होंने जो चाहा वो किया, वो कर पाएंगे इस कार्यकाल में भी, मोदी 3.0 में भी? देखिए बिल्कुल कर पाएंगे, और वो आने वाले चंद दिनों में ही, आप जिस तरह के बड़े निर्णय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लेने के लिए, वो आने वाले चंद दिनों में ही आपको देखने को मिलेगा कि देश हित के लिए, जनहित के लिए वो जो है बड़े निर्णय जो है लेने वाले हैं, और सारे घटक दल जो है उस बड़े निर्णय की स्वीकारिता भी करेंगे, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात मैं कह दूं, अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि, और बात से कैसे इनकार कर रहे थे कि ये जो है ऑफर नहीं किए। आप पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इन लोगों ने बाकायदे 2-3 लोगों की एक टीम गठित किया था, जो नीतीश कुमार को मान मनौवल के लिए और अपने दल, अपने घटक, अपने गठबंधन में मिलाने के लिए अपॉइंट किया था। आपने देखा कि उसी फ्लाइट में किस तरह से नीतीश कुमार के बगल में बैठकर तेजस्वी यादव भी आते हैं, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता थोड़ी कह रहा है कि ऑफर मिला था, नहीं मिला था। जेडीयू के बड़े नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री पद का उनको ऑफर दी थी, लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक स्वार्थी पार्टी है। जब उन्होंने संयोजक पद नहीं दिया इंडी गठबंधन में, जिसका वो सूत्रधार थे गठबंधन का, संयोजक पद नहीं दिया, तो वो प्रधानमंत्री पद क्या देंगे? तो मतलब इसी से इनकी जो है विश्वसनीयता कहीं ना कहीं झलकती है कि ऑफर तो दे देंगे। ये आपने अच्छा याद दिलाया। तो जिसने इंडिया अलायंस की नींव रखी, जिसने बिहार में, पटना में इसकी शुरुआत की, वही फिर बाहर हो गए, और उसकी बहुत सारी वजह थी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करते हुए आपको दिखाई देंगे। आज तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर भव्य तैयारियां हैं। 7:15 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीरें मिल रही है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि सभी लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलवाएंगी। सहयोगी दलों के कई सांसद भी यहाँ पर मंत्री बनेंगे, ये भी पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन से हम दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं, प्रसून जोशी को देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तमाम चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर हैं, और तमाम अन्य बड़े नेता, और ख़ास तौर पर सहयोगी ये जेपी नड्डा जी की तस्वीरें हैं। और इस बार जो खबर है वो ये कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां रहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और उनकी जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और बनता है। तो ये भी कुछ बड़े बदलाव हैं जो आने वाले दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं। कुछ बड़े चेहरे जिनकी तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, और ये वो चेहरे हैं जो माना ही जा रहा है, लगभग तय मानकर चलिए। जैसे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को छेड़ा जाएगा, इसके बड़े कम चांसेस हैं। आप मनसुख मंडाविया के साथ उनकी तस्वीरें देख भी रहे हैं। और एस जयशंकर जो हैं वो चुनावी राजनीति वाले आदमी नहीं रहे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकालों के दौरान
जो भी अन्य देशों के साथ में, इसमें तमाम देश शामिल हैं और इसका श्रेय जो है एस जयशंकर को दिया जाता है। ये एक उदाहरण हुआ, लेकिन इसी तरह आप गृह मंत्रालय की बात करें, रक्षा मंत्रालय की बात करें, वित्त मंत्रालय की बात करें, विदेश मंत्रालय, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। बीजेपी ने अपने पास ही रखेगी और इन पर कुछ बड़ा बदलाव होगा इसके चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। रोहित, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं, जब तक लिस्ट पर मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 3 और नाम हैं जो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। कुछ ही देर में क्लैरिटी भी आ जाएगी 7:15 बजे। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने बात रखी, आरजेडी को लेकर तंज कसा गृह मंत्री अमित शाह जी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी और एक खूबसूरत शाम आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर रेड कारपेट बिछा हुआ है, तमाम चेहरे यहां पर पहुंचते हुए, भीड़ आप देखिए, लगभग 8000 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर की गई है और लोग यहां पर काफी ज्यादा उत्साहित। और बीजेपी कह रही है ऐतिहासिक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, ज्यादा वक्त बचा नहीं, 7:15 पर योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। इस बार चीजें ऊपर नीचे रही, लेकिन ठीक है, पीठ थपथपाई योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, तमाम गणमान्य लोग एक एक करके उनके पहुंचने का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है जब से नतीजे आए हैं और सभी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो पूजा जी, आप लोगों ने प्रयास अच्छा किया, लेकिन अंततः जो जीता वही नरेंद्र मोदी। अब तो मैं ये कहूंगा, वो पुरानी कहावतें एक तरफ रखते हुए, और मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये तीसरी बार सुनने को मिलेगा, जो बड़ा लक्ष्य था। और आप चाहे इसे बैसाखी कहें, चाहे आप इसे गठबंधन धर्म का पालन, अभी हम देख रहे हैं अलायंस के सामने बड़ी चुनौतियां अपने गठबंधन को बरकरार रखने की आम आदमी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। आप भी आगामी विधानसभा चुनाव, हालांकि थोड़ा समय है आप लोगों के लिए, तो आपके पास अभी उतनी परेशानी नहीं कि इमीडिएट कोई निर्णय लें, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां तो आपके सामने ज्यादा रहने वाली हैं, जो कि बनाया ही बड़ी मुश्किल से था। नीतीश कुमार जिन्होंने नींव रखी, वही जो है कन्वीनर के तौर, वो क्या मांग रहे थे, कन्वीनर बनना चाहते थे, लेकिन खैर फिर उस पर हो जाएगा, कोई औपचारिक बात बताइए, कोई औपचारिक टिप्पणी करिए। हालांकि उसको मैं बहुत कवर करता रहा, उस पर बड़ी बहस होती रही, तो वो दौर बीत गया। लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन का धर्म जो है वो एनडीए तो पालन पहले से करता रहा, आपके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये जो है नजरिया है, आप जो है नजरिया बदलेंगे तो नजारा जरूर बदल जाएगा। अभी जो है 2025 में बिहार के चुनाव होने हैं, आप उसका इंतजार तो करिए। हमारा तो 27 में होने उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो जब बिहार के चुनाव हो जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। पहले विधानसभा का चुनाव आने दीजिए। बिहार का नीतीश जी जो है, अब कुछ चीजें नहीं कही जाती है तो हम नहीं कहेंगे, पर यह है कि 2000 का जो चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव हो जाए। और ये बार बार कह रहे हैं बहुत मजबूती से सरकार चलाएंगे ना, अब कैसे चलाएंगे आप बहुत मजबूती के साथ में सरकार? तो बदलाव तो आ ही रहे हैं। आप जो है 141 सांसदों को निकाल नहीं सकते, आप निष्कासित नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने 141 सांसदों को निष्कासित कर दिया था, अगर सवाल उठाए जा रहे थे तो इस तरीके की चीजें अब नहीं हो पाएंगी। और संकट, आप कहाँ घटक दलों का जो है नियम अपनाते रहे, कहाँ सम्मान देते रहे? आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अब हम परेशान करेंगे इनको खूब। नीचे आप परेशान करेंगे खूब। नहीं, परेशान कहाँ करेंगे? आप बताइए, जैसे ही जो है उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, कह रहे हैं कि जो वैकेंसी बची है उसका डाटा दिया जाए। इससे कौन इनकार करेगा? आप लोग बहुत अच्छा लड़े हैं, विपक्ष बहुत मजबूत होकर आया, खूबसूरत लोकतंत्र के लिए बड़े। आपने नजर और नजरिए की बात की, सच पूछिए तो 25 साल में, पिछले 25 साल में पत्रकारिता के दौरान इतनी नजर, इतने नजरिया देखते रहे, इतने बदलाव। आप बात कर रही हैं बिहार के इलेक्शन की, उसके पहले ये तय माना जा रहा है कि बहुत सारे सांसद कहां से आएंगे। अब ये मत पूछिएगा कि टूट के आ सकते हैं, ये भी एक नैरेटिव है। हालांकि ये सारे नैरेटिव्स हैं, इस सबके बीच में ये बात तय है। आपको क्या लगता है कि जो इस सबके बीच में, मैंने कहा ये विषयांतर हो जाएगा। इस सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घटक दलों ने पूरा विश्वास जताया। नहीं, अभी तो सरकार बना ही रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि नहीं बना रहे? हम कह रहे हैं ये जानेंगे कि सम्मान कैसे दिया जाता है घटक दलों को।
कैसे उनको गाली नहीं देनी नहीं, होती मैं है? आपकी इस कैसे बात उनका से कुछ इत्तेफाक रखता मायने हूं। रखता है? और प्रोफेसर अंशु आप मेरे साथ मौजूद हैं, वो बहुत समय पर कई मौकों पर लगातार अपनी बात को रखती रही हैं, बड़ी स्पष्टता से बात रखती। ये एक बार बार सवाल खड़ा हो रहा है और डॉक्टर अंशु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अंदाज रहा है उस अंदाज, मैं ये नहीं कहता कि पहले घटक दलों के साथ कोई बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं रहा होगा, पहले भी रहा होगा, वो कहते भी हैं सारे घटक दल कि हमको पहले भी बहुत सम्मान मिला, लेकिन अंदाज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप एक बेलौस अंदाज में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अग्निवीर या कुछ भी किया, तब भी जेडीयू साथ में थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, और यहां नतीजा आते ही इस पर टिप्पणी कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है और शुरुआत में ही है, आने वाले दिनों में तो अभी देखिए और क्या क्या आता है। देखिए, अंदाज तो अभी भी बेलौस है। इतने सारे जो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष है, ये मोदी जी का ही अंदाज है अपना अनोखा कि वो सब उनके शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू आए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और जहां तक रही सम्मान देने ना देने और इन सब चीजों की बात, तो मैं एक विश्लेषक के तौर पर ये कहूंगी कि मुझे जो इंडिया अलायंस का रवैया दिख रहा है ना अभी हाल फिलहाल, वो ऐसा दिख रहा है कि अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं। तो अब नीतीश बाबू अगर इनके कैंप में जाके बैठ जाते तो वो पलटू बाबू नहीं होते। अभी वो एनडीए में ही बैठे हुए हैं तो वो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, जो ये बैसाखी की बात हो रही है, तो फिर यूपीए की जो सरकार चली तो वो कैसे चली? वो कांग्रेस की कोई स्पष्ट बहुमत की सरकार तो नहीं थी, वो भी गठबंधन की सरकार थी। तो 2004 से लेकर 2014 तक हमने देखी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये चुनाव हुए ना, ये एनडीए वर्सेस यूपीए के चुनाव हमने देखे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनडीए की सरकार बनी। पिछली बार भी बनी थी, लेकिन फिर कहूंगी भाजपा के स्पष्ट बहुमत के साथ बनी थी, और इस बार जो सरकार बनी है उसमें हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एनडीए की फुल फ्लेजेड सरकार है। तो और एक और बिंदु है कि ये बात बिल्कुल सही है, मैं राजनीति विज्ञान में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि यदि लोकतंत्र स्वस्थ रखना है तो जितना सुदृढ़ विपक्ष होगा उतना ही सुदृढ़ लोकतंत्र होगा। तो ये अच्छी बात है, खूबसूरती हमारे देश की, कि जहां पहले मैं देख रही थी ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, चुनाव की निष्पक्षता पर चुनाव उठाए जा रहे थे, 4 जून को नजारा कुछ और ही देखने को मिला, और अब फिर नजारा वो बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कोई कह रहा मध्यावधि चुनाव होंगे। भाई अभी सरकार तो आप चलना शुरू होने दीजिए। हम तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा सा एक मौका मिला है वापस। मैम, कुछ और इस विषय में कहना चाहेंगे? अगर जब विपक्ष तमाम चीजें कहता है, सोनिया गांधी कहती है, और जैसा भी विपक्ष के लोग कहना, उनका काम है कहना, वो जरूरी है उनका कहना, उसे सुनना और पचाना हम लोगों का काम है, और आगे बढ़ना हमारा काम है। तीसरे कार्यकाल को लेकर कैसे देखते हैं आप? फ्यूचर कैसे देख रहे हैं तीसरी बार का? तो फ्यूचर इनका मंत्री पद का इंतजार बड़ा लंबा रहा है, हालांकि अभी भी होगा नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 महिलाएं एनडीए की तरफ से आई हैं, अनुप्रिया पटेल और हेमा मालिनी। तो देखना होगा इस पर क्या डिसीजन होता है। रोहित, बड़ा दिलचस्प इस पर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। भरत जी के पास भी जाएंगे। भरत जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्राउंड रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस भी कर रहा है, हमारे सहयोगी कमलेश की एक खास रिपोर्ट देखिए। आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने बहुत भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तकरीबन 9 से 10 हजार आम आदमी इस समय के साक्षी बनने के लिए तैयार है। 7:15 बजे कार्यक्रम होगा और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, लोगों में खासा उत्साह है। तो जोश खरोश सीधे तौर पर आपको नजर आ रहा है। कमलेश जी की रिपोर्ट में भी कम से कम यही जनता तक पहुंचा होगा। भरत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत जी, नजरिए अंदाज बदलने की बात की जा रही है। अभी अंशु जी को हम सब सुन रहे थे, एनडीए वर्सेस इंडिया वो बता रही थी, लेकिन इससे पहले तो हम सुन रहे थे एक अकेला काफी है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। ये बदलाव भी आपकी जीत है क्या? आप कहते थे एक अकेला सब पे भारी, इस बार वो भ्रम टूट गया और देश की शाहरुख खान भ्रम को तोड़ा। वो कहा कि देखिए एक अकेला मुकेश अंबानी और शाहरुख खान भी आपको यहाँ पर दिखाई दे। भरत जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। 34 सीट दिया गया। दूसरी चीज, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर सर, क्लियर बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि अंशु जी ने जिस तरह से कहा कि एनडीए की सरकार, अंशु जी आप भूल गए कि 10 साल तक मोदी की सरकार चलती थी, जहां देखिए आप लोग सब लोग सारे लोग मोदी सरकार, मोदी की सरकार, मोदी सरकार, सारे प्रवक्ता मोदी की सरकार की बात करते थे। अचानक ये करवट कैसे, अचानक ये बदलाव कैसे? क्योंकि ये बैसाखियों का सहारा जो मिला है ना, ये उसका बदलाव है। ये जानते हैं अच्छी तरह से
मोदी जी। और मैं आपको एकदम स्पष्ट तौर पे कह दूं, बता दूं कि ये सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा और मोदी जी का कार्यकाल और मोदी जी स्वेच्छा से 1 साल के बाद खुद कहेंगे। अरे अंशु जी ने अभी जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप यूपीए चला सकते हैं 10 सालों तक और सक्सेसफुली डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। आपको इंडिया अलायंस, भरत जी सुनिए भी तो सही, आपको इंडिया अलायंस पर भी भरोसा है। इंडिया अलायंस को आपने कैसे बनाया? नीतीश कुमार शुरुआत करते हैं, पटना से शुरुआत होती है, फिर बेंगलुरु जाते हैं, फिर महाराष्ट्र जाते हैं। आपने इतना प्रयास किया, आप चला लेंगे और बीजेपी नहीं चला सकती जिसके पास 240 सीटें हैं। उसका कारण बताता हूं। इंडिया आघाड़ी को, इंडिया जो गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा अनुभव है पिछले 10 साल तक। इसके पहले जो सरकार थी, उसके पहले भी जब सरकारें थी, तो इंडिया ने जो है सभी घटक दलों को लेके अपनी सरकार चलाई और मजबूती के साथ चलाई है। मगर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इतिहास है, जो सब जानते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद अपने दम पे मेजोरिटी लाके ये सरकार चलाए हैं और उन्हें गठबंधन का कोई अनुभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी का कोई कब तक भरोसा करेगा, इन्हें बता दीजिए कि भाजपा किसका भरोसा है? किसका भरोसा है? आपको क्या लग रहा है किसका भरोसा है? नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं रहे, आपके साथ भी कन्वीनर के तौर पर वो पद चाहते थे। उसको रिस्पेक्ट देके जाना है, इस हिसाब से मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। सर कई पार्टियां नहीं जा रही हैं, उनका कहना है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है, उसमें क्या कहेंगे? देखो इस सरकार का बिहेवियर क्या है सबको मालूम है। पहले से ही वो अपोजिशन को ह्यूमिलेट करते आए हैं, लेकिन मैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहने के नाते मुझे ये ड्यूटी करना पड़ता है, इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं। मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे, आज शपथ ले रहे हैं, कितनी बार शुभकामना देंगे? मिले तो देखेंगे। थैंक यू सर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे निकल रहे हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी एक अलग अंदाज में अब है और बहुत ही एग्रेसिव रहे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान, और अभी भी उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में मैं नेता रहा विपक्ष का, तो इस नाते मेरा जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम दूसरे मेहमान भी पहुंच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। उनसे सवाल भी किया गया कि बाकी के जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका ऐसा कहना है। हालांकि ये देखिए इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे आरोप लगाए गए कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, जब मिलेगा तो सोचा जाएगा। रामभद्राचार्य जी को प्रणाम करते हुए रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति, तो संत समाज भी यहाँ पर उपस्थित है। तो अंशु जी, प्रोफेसर अंशु, आपसे ये तस्वीरें लगातार जारी रहेंगी। हम जो राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं, बीच में कोई तस्वीर आएगी तो व्यवधान होगा थोड़ा बातचीत में, लेकिन आप बताएं मुझे कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, घटक दलों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकारों का उलटफेर हुआ, उसके बाद थोड़े से सवाल खड़े हुए कि घटक दल घबरा ना जाए। महाराष्ट्र की तुलना हम मध्य प्रदेश और कर्नाटक से ना करें। महाराष्ट्र में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति वाकई में प्रवीण जी वोटर्स के लिए भी बनी हुई थी। मतलब कौन सी शिवसेना को जाकर के चुने, कौन सी एनसीपी को जाकर के चुने, और निस्संदेह मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ने जो चॉइसेस ली या जो बीजेपी के घटक दल है महाराष्ट्र से, तो कहीं ना कहीं एक वीकर प्रदर्शन तो रहा। ये तो बिल्कुल निस्संदेह ये हम सभी ने देखा है। और बीजेपी का अपना भी प्रदर्शन जब हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा की गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बहुत सशक्त है भाजपा, इस वक्त पूरी की पूरी 29 सीट भाजपा को मिली है। और ओवरऑल जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता भाई साथ में जुड़े हुए हैं वो कुछ कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहती थी कि मनमोहन सिंह निस्संदेह प्रधानमंत्री थे यूपीए के, पर किस तरह के प्रधानमंत्री थे, मुझे लगता है कांग्रेस की लीडर्स को ना इसी तरह के चेहरे पसंद आते हैं जो चुप रहे। इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से ये लोग खफा रहते हैं, क्योंकि वो बड़े वोकल और डायनामिक नेता साबित हुए। और जो ये बात कही जा रही है कि मोदी सरकार, तो अभी भी हम मोदी सरकार 3.0 ही देख रहे हैं। आपका जो बैनर है वो भी मोदी 3.0 है। और एक और बात ना भूलें कि वोट शेयर जो है वो मोदी जी का इन चुनावों में भी बढ़ा ही है। यदि हम सीटों के परे हर स्टेट में जाकर के देखें तो वोट शेयर अभी भी बढ़ा है। ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लीडर्स हैं ग्लोबल लेवल पर जिनके वोट शेयर लगातार दूसरी बार के चुनाव में या तीसरी चुनाव में बढ़ते हैं। केरल से सीट निकाल के ला रहे हैं वो, दक्षिण में उन्होंने इस बार कहीं ना कहीं सेंध तो लगाई है, तमिलनाडु में उनका वोट शेयर बढ़ा है।
और हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करते हैं भैया, आएंगे भरत जी, आपके पास आएंगे। हिमाचल प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, जहां से पूरी सीटें भाजपा को मिली है। तो मोदी जी का चेहरा हम कम से कम ना भूलें, ये ना सोचें कि मोदी जी जो अब ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, मैंने पहले भी पूछा था सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हैं, रत्नाकर सिंह जी के पास भी जाएंगे, लेकिन पूजा जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर भरत जी आपके पास भी आ रहे हैं। जैसा अंशु जी कह रही हैं, वोट शेयर हर सीट पर, हर राज्य में अलग अलग जगहों पर बढ़ा है। बीजेपी खुद कह रही है कि भैया हमारी विधानसभा में भी सरकार आंध्र प्रदेश में भी बन रही है, ओडिशा में हमने ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है, हमने तेलंगाना में ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो फिर हमारा नुकसान ज़्यादा है नहीं, सरकार भी हमारी ही बन रही है। अगर आप नजरिए जो है बदलेंगे तो फिर नजारे बदल जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि जो है हमारी यहाँ पे भी सरकार बनी, हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हुए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि जनता ने आपको नकारा है, आपको क्लियर जो मेजोरिटी नहीं दी हुई है, और आपको ये बताया है कि जिस तरीके से आप धर्म की राजनीति करके वोट पाना चाह रहे थे, जिस तरीके से जो है आप जाति की राजनीति करके वोट पाना चाह रहे थे, उस मुद्दों पे वोट नहीं मिलेगा। और मैंने रोहित जी पहले भी कहा कि हम उत्सव मना रहे हैं लोकतंत्र की जीत का। लोकतंत्र की जीत इसमें है कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष हो, और हम स्ट्रॉन्ग विपक्ष के रूप में आए। जनता ने हमें जनादेश दिया है और लोकतंत्र को जिताया हुआ है। और आगे चल के जिस तरीके की जो राजनीति चलने लगी थी ना, डिक्टेटरशिप वाली, की कोई भी डिसीजन लेना है एक तरफा ले लीजिए। अभी भी देखिए नीट का एग्जाम हुआ है, उसमें धांधली हो गई हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए तो यहाँ पे तो लगातार यही सारी चीजें नहीं पूजा जी, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच भी गई, लेकिन बार बार जाति 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 धर्म जाति, लेकिन एक्सपर्ट्स तो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का रुख रख रही हैं, एक्सपर्ट्स यही तो कह रहे हैं कि सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया, उसके बाद जातीय समीकरण आप लोगों ने इतना जबरदस्त साधा कि सब धराशायी हो गया। देखिए रोहित जी, जो है समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम सर्व समाज को जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो अगर आप उठा के हमारा जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बिल्कुल प्रेजेंट किया है कि हम सारे समाज को जिस तरीके से उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया है। ये भी कहते हैं सर्व समाज की बात करते हैं, तो इनको जो है 543 में एक जो है मुस्लिम समुदाय से नहीं मिला प्रत्याशी कि जिसको ये दे रहे थे। लेकिन मायावती जी का पूरा मुस्लिम वोट बैंक आपके पास कैसे आ गया? मायावती जी का वोट बैंक आप कह रहे हैं हमारे पास आ गया? वो खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो क्या है, वो तो कुछ भी कह सकती है, वो हाइबरनेशन। अरे नहीं भाई, मुझसे आपसे मैं तो राजनीति में उनको बहुत धुरंधर मानता हूं। मैं बहुत छोटा था, पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था, तब वो राजनीति में चर्चा में आ गई थी। तो निश्चित तौर पर उनको ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। और ये बात सही है, जोक्स अपार्ट, मुस्लिम वोटर्स ने समाजवादी पार्टी को बहुत जमकर सपोर्ट किया उत्तर प्रदेश में। इसकी वजह क्या है, आप ये बताएं। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है 37 सीटें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं की वजह से आ गई प्रवीण जी? बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज में बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने आपके प्रति एक विश्वास जताया है, पूरे अलायंस के प्रति। आप कह रहे हैं, मायावती जी कह रहे हैं कि उनका वोट हमारी तरफ शिफ्ट हुआ है क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में रहे। जब उनको परेशानियां थी, जब उनको दिक्कतें थी, तो हम खड़े थे। हम हाइबरनेशन एक्टिवेशन में नहीं गए हुए थे, वो गई हुई थी हाइबरनेशन। एक विपक्ष की जो भूमिका मिली होती है तो आपको भूमिका निभानी होती है। एक मुहावरा होता है कि आंखें खोले और सवेरा हो गया। तो मायावती जी के साथ में क्या हो गया है कि जब सवेरा होता है, चुनाव आता है, तो वो आंखें खोल लेती, तब उनके बयान आते हैं। तो समाजवादी पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका में आवाज उठाती रही, कार्य करती रही, इसलिए जनता का जनादेश मिला हुआ, इसलिए जनता ने इतना समर्थन दिया है। और देखिए जो है राम के कहते रहे कि अयोध्या नहीं गए, लेकिन अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत गए। ये यहाँ से यही तो नैरेटिव। मैं वापस आ जाऊंगा पूजा जी आपके पास। एक बार रत्नाकर जी के पास हम बहुत देर से नहीं गए। रत्नाकर जी, ये जो बार बार कहा जाता है और बार बार आप लोगों पर ये तमगा भी लगाया जाता था कि भैया धर्म की राजनीति करते हैं, राम के नाम का जिक्र करते हैं, हर हर महादेव, हर हर मोदी, इस तरीके के नामों का जिक्र करते हैं। मुइज़्ज़ू का आना बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मालदीव की। मैंने पहले भी कहा है, उनकी तस्वीरें भी, मालदीव के साथ में हमारे रिश्ते जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण। ये मुइज़्ज़ू है तो तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं रत्नाकर जी के पास। रत्नाकर जी, जो बार बार क्योंकि मैं सवाल ले ही रहा था आपसे, बार बार धर्म की राजनीति, राम के नाम की राजनीति, और चाहे अयोध्या का जिक्र हो, वो हार वाकई अंदर तक आपके समर्थकों को भी कहीं ना कहीं सोचने पर, चिंतनीय विषय तो है ही, उस पर मंथन चिंतन आप लोगों ने किया होगा। लेकिन फिर दूसरी सीट वाराणसी, वहां पर भी आप कह रहे थे 10 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। वहां पर भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब
प्रधानमंत्री से आगे निकल गए थे अजय जी। तो ये दोनों ही जगहों से जो आप लोगों को सेटबैक मिला, लंबे वक्त तक विपक्ष इस पर आपको घेरता रहेगा, आपको लगता है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह विकास की राजनीति करती है और साथ में विरासत की भी राजनीति करती है। अगर हम हमारे हिंदू भाई जो 82% जो इस देश में हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर यह बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, तो क्या हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि वो ख्याल रखेगी जो मैनिफेस्टो में खुद कहती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो बहुसंख्यकवाद को खत्म कर देंगे। जो कांग्रेस ये अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि जब हम आएंगे तो अल्पसंख्यकों को अपना कानून बनाने के लिए छूट देंगे। जो कांग्रेस पार्टी यह कहती है कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है। जो कांग्रेस पार्टी वोट जिहाद के नाम पे वोट मांगती है, तो हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो हिंदुओं के हित की बात करेंगे। हम करेंगे हिंदुओं के हित की बात, और हम विकास की राजनीति और विरासत की राजनीति दोनों राजनीति करेंगे। दूसरी चीज मैं स्पष्ट तौर से एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए तब से जो है आंकड़ों की बात चल रही है और कौन समर्थन देगा नहीं देगा, ये सारी बातें हो रही है। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना ये चाहता हूं कि देखिए, हमने बहुत क्लियर मैंडेट जो है जनता ने हमको दिया है। 293 का मैंडेट है जो बहुमत से 272 के आंकड़े से 21 सीट ज्यादा है। और अगर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के ऊपर जो शक किया जा रहा है या टीडीपी के ऊपर जो शक किया जा रहा है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि दोनों व्यक्ति अपने राज्य के जो है वो मुख्यमंत्री, एक बनेंगे अभी 11 तारीख को और एक ऑलरेडी हैं। तो वो और दोनों बहुत ही अनुभवी नेता नहीं। देखिए रत्नाकर जी, ये तो बहस नहीं है, तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। जिस पार्टी के पास में 240 सीटें अपने दम पर होती है और भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में वो पार्टी निश्चित तौर पर मजबूती से सरकार चलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो विपक्ष की बातें हैं, अभी किसी ने सवाल नहीं किया तो इस पर बहुत लंबा जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज चेहरे देखने को मिल रहे हैं। मोइजू, शेख हसीना, ये सभी लोग पहुंचे जो कि विदेशी मेहमान हैं, हमारे पड़ोसी हैं। इसके इतर वो चेहरे जिन पर सभी की निगाह टिकी हुई है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी